हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अतहर हाशमी। आज मैं आपके लिए पीजीडीसीए जो कोर्स होता है उसके एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन में के जो आंसर हैं एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से और कितना कितना लिखना चाहिए। पीजीडीसीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें 3 पेपर्स होते हैं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में। और इसका जो एक पेपर है बहुत ही सिंपल, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं, बट इसने इसका नाम थोड़ा सा बदल के इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन रखा है। ये पेपर 100 नंबर का होता है और मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो आप सभी को पता है। तो ये हर यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से अलग अलग होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नोट अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब प्रत्येक यूनिट में से आपको केवल 2 ही जो क्वेश्चन हैं उसे आपको आंसर करना है। ये नहीं है कि आप तीनों आंसर बना दें। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा है ABC, तो इनमें से केवल 2 ही आपको बनाना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि थोड़ा सा इसका बना लिए, थोड़ा सा इसका बना लिए और थोड़ा सा तीसरे क्वेश्चन का बना लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए कि आपके पास में केवल 3 घंटे हैं और 3 घंटे में आपको सभी यूनिट को बराबर समय देना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। तो फॉर एग्जांपल आधे आधे घंटे में आप एक एक यूनिट को बनाते जाइए, तो 2.5 घंटे में आपका 5 यूनिट भी हो जाएगा। और लास्ट के जो आधे घंटे बचेंगे उसको आप क्या कर लें, पूरी तरीके से उसे रिवाइज़ करके देख लें कि क्या क्या छूटा है, क्या क्या चीज़ें गलत हो गई हैं। और इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कि एग्ज़ाम का जो डर होता है, परीक्षा का जो डर होता है, एग्ज़ाम फोबिया जिसे कहते हैं, उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीजीडीसीए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये बहुत ही आसान है कि कंप्यूटर की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन जो है आपको यहाँ पे पूछी गई है कि इसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं और क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। ये आपको किसी भी किताब में मिल सकता है आंसर, पर स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को अगर आप पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे कि ये आपका पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है कि ये इसके लिमिटेशंस हैं, ये इसके स्ट्रेंथ्स हैं, आप इस तरीके से अगर हेडिंग बना के लिखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा आंसर। तो इस आंसर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप गूगल करेंगे यहाँ से तो स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी भी मिल जाएगा आपको, और सिमिलरली लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर हिंदी में अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर की सीमाएं आप किसी भी वेबसाइट से जाके इसे नोट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं अगर कहीं हो, तो मैं किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट करते हुए नोट्स बनाइए और इसे एक बार रिवाइज़ करके आप ज़रूर देख लीजिए कि कंप्यूटर की क्या क्या स्ट्रेंथ होती हैं। मतलब आपको उसकी ताकत बतानी है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करता है और ये नैनो सेकंड के अंदर ही आपको रिजल्ट दे देता है। देन इसमें आप कितना भी काम करा लें 100% एक्यूरेसी रहेगी, इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। और कंप्यूटर की सीमाएं मतलब इसकी लिमिटेशंस अगर आप बताएंगे तो ये सोच नहीं सकता, इसमें जो भी बुद्धि डाली जाती है वो कृत्रिम होती है। इस तरीके से आप इसकी सीमाएं जो है वो बता सकते हैं। किसी चीज़ को जज नहीं कर सकता, डिसीजन मेकिंग उसी आधार पर करेगा जिस आधार पर आप इसे प्रोग्राम करेंगे। तो ये सारी सीमाएँ होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो ये इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। देन आपको पूछ रहा है कि एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स या फिर आपसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ सकता है। तो जनरेशन और हिस्ट्री ये दोनों एक ही चीज़ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोग इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल की हिस्ट्री में हम क्या लिखें। तो जनरेशन और हिस्ट्री दोनों एक ही चीज़ है और आप इसमें 5 जनरेशन हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कंप्यूटर के 5 जनरेशन क्या हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, तो आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देन आपका आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर अवेलेबल, एक्सप्लेन देम। अब यहाँ पे बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ दिया आपसे कि आखिर कितने प्रकार के कंप्यूटर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो इस तरीके के कठिन में से इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो कंप्यूटर कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब बात आती है थ्योरेटिकली बुक की तब आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। एक आप बोल सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आप बोल सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा बोल सकते हैं आप डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। उसके बाद में फिर आप जब इसके अलग अलग साइज़ के आधार पे जाएंगे
इसकी कैपेसिटी के आधार पे जाएंगे तो कई प्रकार के आपको कंप्यूटर सिस्टम मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना वही है, उतने ही प्रकार के टाइप्स लिखने हैं कंप्यूटर सिस्टम के जितने कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसके अलावा अगर आप एक आध दो और स्पेसिफाई कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक रहना है। मतलब आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। जैसे कभी भी एग्ज़ाम में आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, तो उसी प्रकार आपको कभी भी सिलेबस के बाहर का आंसर भी नहीं देना है। ये भी आपको मतलब आप ठीक है, आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बट आपको क्या करना है कि लिमिट टू द क्वेश्चन रहना है। और आप क्वेश्चन के लिमिट में कैसे रह सकते हैं, जबकि आप जो आंसर है उतना ही लिखें जितना आपसे पूछा गया है। तो आपको भाई इतना ही बताया गया जितना आपके सिलेबस में है। तो आप सिलेबस के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को पढ़िए, जितने भी प्रकार के कंप्यूटर आपको मिलेंगे उन्हें आप लिस्ट बनाइए, उसका नोट्स बनाइए और इसका आंसर लिखिए। तो इन याद रखिएगा, यूनिट 1 जो है वो समाप्त हो गया। इसमें से केवल आपको 2 आंसर यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर देयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो आप इसे गूगल भी करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको अलग अलग चित्र भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। जो एक्चुअली मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक सिक्वेंशियल जिसमें मैग्नेटिक टेप, जो आपकी बहुत ही रेयर या फिर बोलना चाहिए कि इस्तेमाल में नहीं आता, जो हम कैसेट बजाया करते थे पहले 90s के दशक में, 2000 के दशक में, वो उसका अंत हो गया। जो मैग्नेटिक टेप जिसमें रील लगी होती थी, उसके द्वारा जो सिक्वेंशियल डिवाइसेस होते थे वो आपका इसमें आता है। बाकी आपकी आज की तारीख में जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। इसमें आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD हो गया, ब्लू रे हो गया, DVD हो गया, और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे आपका पेन ड्राइव है, जिसे हम फ्लैश ड्राइव, एक्चुअल में फ्लैश ड्राइव कहते हैं और हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, और जो आपके मेमोरी कार्ड लगे होते हैं या कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी होती है, ये सब क्या होती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट्स बना के इसका तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए, एक्सप्लेन डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आंसर है इसका, एक्सप्लेन डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम, इसमें आपको समझाना है कि डेटा का स्टोरेज और रिट्राइवल मतलब उसे पुनः प्राप्त करने का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैं इंग्लिश में आपके सामने एक नोट्स दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में से फिर क्या है आप समझ के अपने तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप इसका हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। तो जैसे इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल, द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड cataloging data so that they can be located and displayed on request। मतलब जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्राइवल सिस्टम है, ये एक तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, इसे कैटलॉग जैसा बना लेते हैं। मतलब जैसे होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को कैटलॉगिंग करते हैं, जैसे कर्टन्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, ऐसे हम कैटलॉग बना के रखते हैं, जो जो चीज़ जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है उठाते जाते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से इसे कलेक्ट करने का और कैटलॉग बना के रखने का एक क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ताकि हम इसे क्या कर सकें, जब भी कोई रिक्वेस्ट करे या हम ही रिक्वेस्ट करें अपने कंप्यूटर सिस्टम से, तो हम इसको क्या कर सकें, लोकेट कर सकें, मतलब ढूंढ सकें और डिस्प्ले करा सकें। Computers and data processing techniques have made possible the high-speed selective retrieval of large amounts of information for government, commercial and academic purposes। तो आप देखते ही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में आपको पुराने सिलेबस जो है वो भी अब मौजूद रहते हैं। हम यहाँ पे एकेडमिक का एग्जांपल ले लेते, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको कानून अगर मान लीजिए कोई पारित कर रही है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उसकी वेबसाइट में मिल जाएगा गवर्नमेंट से रिलेटेड। कमर्शियल मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे आप कोई वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन या किसी भी ब्रांड का अगर आप खरीद के लाते हैं, तो अगर आप उसका मैनुअल बाद में गुम हो जाए आपसे कि इस वॉशिंग मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन किस तरीके से चलाया जाता है, तो अगर आप उसका डॉक्यूमेंट को ढूंढेंगे तो ये कमर्शियल जो इस तरीके के डाटा होते हैं ये सब स्टोर्ड होते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल बेसिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम्स। तो ये कई प्रकार के होते हैं, इसमें से पहला लिखा है डॉक्यूमेंट रिट्राइवल सिस्टम, स्टोर इंटायर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं, विच आर यूजुअली रिट्राइव्ड बाई टाइटल और कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट। जिसे हम किसी भी
मतलब उसका जो शीर्षक होता है, उसका जो टाइटल होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसे रिट्राइव मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उस डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे ये एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, तो इसका जो टाइटल है, अभी तो फिलहाल डॉक्यूमेंट 1 है, तो हम इस डॉक्यूमेंट 1 से इसकी पहचान कर सकते हैं। इन सच सिस्टम द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड एज डेटा। कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट होता है वो डेटा की तरह स्टोर होता है। दिस परमिट्स फुल टेक्स्ट सर्चिंग, ताकि हम टेक्स्ट को क्या कर सकें, सर्च कर सकें। मतलब अगर हमको इसमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे टेक्स्ट सर्च करना है, तो मैं सर्च कर सकता हूँ। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा जो क्या है, एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि जैसे डॉक्यूमेंट रिट्राइवल सिस्टम है, आप किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा, ताकि आप आंसर इसका लिख सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद एग्जांपल। तो ये काफ़ी आसान आंसर है, आपको ब्लॉक डायग्राम केवल याद रखना है। ब्लॉक डायग्राम में इनपुट और आउटपुट जो आप बनाते हैं, तो इनपुट यूनिट से जितने भी इनपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट करना सीखते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, पंच कार्ड है, टच स्क्रीन है आपके फ़ोन का, ये सारी चीज़ें, और जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे इनपुट डिवाइसेस में कोई 5 आप चुन लीजिए, क्योंकि आपका 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 5 इनपुट डिवाइसेस, 5 आउटपुट डिवाइसेस। खैर 5 आउटपुट डिवाइसेस में आपका कैसे होगा, एक मॉनिटर होगा, दूसरा प्रिंटर होगा, फिर प्रिंटर के प्रकार जो होंगे, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। इस तरीके से आप इसे 5 आउटपुट डिवाइसेस बना के और एक प्लॉटर को एक्सप्लेन करके इसे आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स। तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप नाम से यहाँ पे देख लें, और इसे समझने के लिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी एक लेक्चर बनाया है, उसे भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप नीचे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित लेक्चर मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पूछा है और एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स बोल रहा है, तो आपको इनमें से किसी 3 को एक्सप्लेन करना है। जैसे आप कोई भी 3, टाइम शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को आप समझा सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप समझाना चाहते हैं तो ये डायग्राम इस तरीके का आप ज़रूर याद कर लें। कोई भी एक छोटा सा डायग्राम से आप क्या कर सकेंगे कि एक एक छोटी छोटी बारीकियों को आप अच्छे से समझा पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में। तो इसमें आपको प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी, ये जितनी भी चीज़ें आपको दी हुई हैं, इन सब के बारे में कम से कम 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपका व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर है वो कंप्लीट हो पाएगा। फिर आता है आपका एक्सप्लेन लिंकर एंड लोडर। तो ये आपका प्रोग्रामिंग से भी रिलेटेड है, लिंकर एंड लोडर, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से भी लोडर है, क्योंकि लिंकर जो होता है वो क्या करता है, लोडर मतलब जो मेमोरी में जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस लोड होते हैं उसको लिंक करने का काम करता है, जिससे कि आपके एप्लीकेशंस रन हो पाते हैं। तो ये भी आपने ज़रूर पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी तक प्लीज़ जाके आप लिंकर और लोडर को थोड़ा सा किताब में सर्च करिए। बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिंकर और लोडर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जितने भी असेंबलीज होते हैं, DLLs होते हैं, उनको लोड करके चलाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ह्यूमन और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं अभी तक जितनी भी बातें आपको कह रहा हूँ इस लेक्चर में, ये हमारी लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो सबसे पहला डिफरेंस, आप ये बेसिक जो डिफरेंस है ना, मान के चलिए कि कंप्यूटर खुद से तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जितना भी बात बोलूँ उसको, ठीक है, आजकल गूगल का बहुत सारा ऐड आते रहता है कि बोलने से सब कुछ होगा, बट वो जो बोलने से सब कुछ होगा वाला जो ऐड आ रहा है, एक्चुअल में उसे कंप्यूटर में प्रोग्राम किया गया है कि आप जो बोलते हैं उसे वो रिकग्नाइज़ करता है। रिकग्नाइज़ मतलब उसे वो समझता है, समझने के बाद में आपको आउटपुट देता है। तो ये जो है आपको अपनी मर्ज़ी से लिखना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, और आपकी लैंग्वेज क्या है आपको बहुत पता है। आप एक अगर बेसिक थॉट बना लें कि आप जो भाषा बोल रहे हैं क्या वो कंप्यूटर समझ रहा है, तो उसको समझने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, ऐसा वॉइस रिकग्निशन सिस्टम लगाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँ कि कंप्यूटर की भाषा में और मनुष्यों की भाषा में क्या अंतर होता है। बट फिलहाल आप इसका आंसर खुद से ऐसे लिख सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को पहले आप एक्सप्लेन करिए, उसके बाद में फिर आप अपनी खुद की भाषा को एक्सप्लेन करिए, फिर दोनों में एक चार्ट बना के कंपेरिजन करिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगला सवाल है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन की जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाना है कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहला है कि अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य, प्रेजेंटेड इन सूटेबल फॉर्म, इसे एक अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है। दूसरा रिलायबल मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। तो एक्यूरेट मतलब सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कंसिस्टेंट विथ फैक्ट मतलब जो भी फैक्ट के बारे में बात की जा रही है उसी पे बात होना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं होना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन में। एंड वेरीफिएबल मतलब अगर कोई इसको वेरीफाई करवा रहा है तो ये सत्य पाई जानी चाहिए। फिर आता है आपका रेलेवेंट, तो परटेन्स टू अ मैनेजर्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज़ एसेंशियल। रेलेवेंट का मतलब यही है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप बनाए हैं या जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो रेलेवेंट मतलब संबंधित होना चाहिए जिस चीज़ के लिए उसके बनाई गई है। फिर आता है कंप्लीट, इन्फॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स दैट मैनेजर नीड्स टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आप निर्णय ले सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व। अगला इसी में आता है कि कंसाइज मतलब बहुत ही संक्षेप में इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफ होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसे मटेरियल नहीं होने चाहिए जिसकी ज़रूरत ना हो, मतलब वॉमिटिंग मटेरियल दैट इज़ नॉट नीडेड, जो भी आवश्यक ना हो ऐसी सारी चीज़ों को हम हटा सकते हैं, मतलब हटी हुई होनी चाहिए। फिर टाइमली का मतलब होता है अवेलेबल व्हेन नीडेड, इन्फॉर्मेशन की जब ज़रूरत पड़े तब वो इन्फॉर्मेशन उसी टाइम के लिए होनी चाहिए। मतलब इसका किसी पास्ट से रिलेशन हो सकता है, फ्यूचर से रिलेशन नहीं होगा, प्रेजेंट से रिलेशन हो सकता है, और जब जहाँ उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसी जगह पे उस इन्फॉर्मेशन को आपको दिखाना होता है। फिर होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, तो क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड एट रीज़नेबल कॉस्ट, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है ये बहुत ही सही तरीके से वाजिब दाम में बननी चाहिए। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग पैराडिम, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि यहाँ पे पैराडिम्स होगा। तो ये जो प्रोग्रामिंग पैराडिम्स होते हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका बहुत ही अच्छा मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। देखिए प्रोग्रामिंग पैराडिम होता क्या है। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, सी प्रोग्रामिंग आप देखते हैं, अभी आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप केवल सी प्रोग्रामिंग देखे होंगे। प्रोग्रामिंग बहुत सारी होती है, ढेरों होती हैं, VB.NET है, जावा है, एक्सेट्रा। तो जो कॉमन जो पैराडिम्स यूज़ होते हैं, पैराडिम का मतलब तरीका है, हम किस तरीके के प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, इसे हम प्रोग्रामिंग का पैराडिम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इज़ अ स्टाइल और वे ऑफ प्रोग्रामिंग, आपका तरीका क्या है प्रोग्रामिंग करने का, इसे हम प्रोग्रामिंग पैराडिम कहते हैं। तो कॉमन पैराडिम्स कौन कौन से होते हैं, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। एक एक लाइन का है ये, जैसे इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम, प्रोग्रामिंग विथ एक्सप्लिसिट सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट अपडेट स्टेट्स, मतलब ऐसे सीक्वेंसेस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके जो कमांड्स जो निर्देश आप दे रहे हैं उसकी दशा को क्या कर सके, अपडेट कर सके, इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इसका एग्जांपल यहाँ नीचे दिया हुआ है। जैसे ये जो प्रोग्राम है ये क्या है, पाइथन का प्रोग्राम है, और इसमें क्या कर रहा है, ये एक्सप्लिसिटली किसी चीज़ को अपडेट कर रहा है। इसमें मतलब प्रोग्राम के द्वारा आपके वेरिएबल्स को अपडेट किया जा रहा है। फिर आता है आपका डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब प्रोग्रामिंग बाय स्पेसिफाइंग द रिजल्ट यू वांट, नॉट हाउ टू गेट इट, मतलब आप इसको जो चाहते हैं वही दिखाएंगे, आप उसमें कोई इनपुट नहीं लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। फिर आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का जीता जागता एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग विथ क्लीन, गो टू फ्री, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। फिर आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिम का मतलब होता है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग विथ प्रोसीजर कॉल्स। प्रोसीजर का मतलब एक तरीके के फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन इन्हें इसलिए लिखा जाता है ताकि आप क्या कर सकें, एक पर्टिकुलर कमांड के सेट को एग्जीक्यूट करा सकें। तो ये होता है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग विथ प्रोसीजर कॉल्स। फिर आता है फंक्शनल, इसे हम एप्लीकेटिव भी कहते हैं, प्रोग्रामिंग विथ फंक्शन कॉल्स दैट अवॉइड एनी ग्लोबल स्टेट, जो किसी पर्टिकुलर ग्लोबल स्टेट जो होते हैं, जो बाहर की जो दशा होती है ना, उसको क्या करता है, ये अवॉइड करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फिर आता है आपका फंक्शन लेवल पैराडिम, इसे हम कॉम्बिनेटर भी बोलते हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रोग्रामिंग है जिसमें कोई वेरिएबल्स ही नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन लेवल प्रोग्रामिंग पैराडिम। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
इसमें दो तरीके के होते हैं, क्लास बेस्ड और प्रोटोटाइप बेस्ड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ये आपका C++, जावा ये इसी के उदाहरण है। प्रोग्रामिंग बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दैट सेंड मैसेज टू ईच अदर, मतलब इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं जो हमारे कार्य को करते हैं और ये एक दूसरे से मैसेज पासिंग का काम करते हैं। तो जब आप इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल आपको और मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ नाम से जानना है कि प्रोग्रामिंग पैराडिम्स कौन से होते हैं। और किन्हीं 5 को भी अगर आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकें तो बहुत अच्छा होगा। ये सारे टॉपिक्स को आप यहाँ पे देख लें, लिख लें और इस तरीके का आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो आपका यूनिट है इसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसमें आप देखेंगे कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो है पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रिज हब राउटर्स, ये नेटवर्क हार्डवेयर से रिलेटेड है। और तीसरा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। तो ये आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इंटरनेट के एप्लीकेशंस बेहद सारे होते हैं। तो मैं ये लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, तो ध्यान से देखिए। जब भी आप कभी देखें कि यहाँ पे कोई चीज़ इंग्लिश में आपके सामने दिखाई दे रही है गूगल क्रोम में या आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट टू हिंदी। अगर यहाँ पे ट्रांसलेट टू हिंदी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट नाम का एक ऑप्शन देखेंगे। तो ट्रांसलेट में क्लिक करने के बाद ये आइकन जो है यहाँ पे बन जाता है। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। चूज़ अनदर लैंग्वेज में आप चैलेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ढेरों सारी लैंग्वेजेस है, जैसे फ्रेंच है, इंग्लिश है और आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजराती है। तो अगर आप गुजराती में भी इवन क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ट्रांसलेशन है ये आपकी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमें देखना है कि इसे हिंदी में हम पढ़ सकें, तो आप इसे हिंदी चुनिए और ट्रांसलेट में क्लिक करिए। तो ये जो है संचार प्रोटोकॉल लिखा हुआ आ गया और संचार प्रोटोकॉल डेटा के ब्लॉक यहाँ से हम पढ़ना चालू करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं संचार प्रोटोकॉल क्या होता है। इसको हम प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या करता है, एक नोड से दूसरे नोड में भेजने के लिए जो भी नियम होते हैं उसको परिभाषित करना, मतलब सेट करने का काम करता है। तो इसका डायग्राम है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर कि ब्रिज, हब और राउटर्स क्या होते हैं। तो राउटर से शुरू करते हैं। राउटर का काम होता है 2 अलग अलग नेटवर्क्स को ऐड करना और नेटवर्क के जो रूट होते हैं ना उसको डिसाइड करना, ये राउटर्स का काम होता है। फिर आते हैं ब्रिजेस और हब। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिज क्या होता है। देखिए ब्रिज क्या होता है, ये जो बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं ना उनको जोड़ने का काम करता है। अलग अलग नेटवर्क्स को, मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होते हैं उसको एक सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क के रूप में ऐड करने का काम करता है। आप डायग्राम में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये ब्रिज है। ब्रिज एक डिवाइस होती है जो 2 अलग अलग सर्वर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसमें भी कितने भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं और इसके भी अलग अलग कंप्यूटर्स हो सकते हैं। इसकी आईपी एड्रेस डिफरेंट हो सकती है, इसकी आईपी एड्रेस डिफरेंट हो सकती है। इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, ब्रिज। इसका नाम ही ब्रिज इसलिए है क्योंकि जैसे नदी के ऊपर पुलिया बने रहते हैं ना, वो इसलिए बने रहते हैं ताकि वहाँ से जो रोड है वो क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। तो ये भी यही सेम काम करता है। फिर आता है आपका हब। जब भी आप हब टाइप करेंगे तो साथ में नेटवर्क ज़रूर टाइप करिएगा, क्योंकि केवल हब बोलने से क्या होता है, यूएसबी के भी हब आते हैं और नेटवर्किंग के भी हब आते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये नेटवर्किंग से संबंधित है। तो आप यहाँ पे टाइप करें हब नेटवर्क। हब क्या करता है, अगर आपके पास में मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको आपको कनेक्ट करना है, एक ही नेटवर्क बनाना है, तो आप हब का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ आप नीचे देख रहे हैं हब और राउटर दोनों यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, स्विच भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, राउटर। तो इन सब का जो रूट डिसाइड करने वाला बन गया वो राउटर बन गया। और राउटर से फिर आप एक कंप्यूटर को जोड़े, कंप्यूटर से हब को जोड़े और उस हब से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आपने देखा कि हमने सभी क्वेश्चन के आंसर्स को किस तरीके से लिखना है ये देखा, और बहुत ही ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं आराम से, इत्मीनान से। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, सी यू, थैंक यू वेरी मच।